नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की विदेश यात्रा। आज रमा देवी बहुत खुश है। वह फूली नहीं समा रही हैं और खुश भी क्यों ना हो, आखिर वह विदेश यात्रा पर जा रही है। उनका बेटा जो अमेरिका में रहता है वह खुद रमा जी को लेने आया है। वह फटाफट अपना सामान रख रही हैं। अपने पति की तस्वीर को उठाकर उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरती हुई कहती है, देख रही हैं आप, अपना बेटा मुझे लेने आया है। अब वो मुझे अपने साथ अमेरिका लेकर जाएगा। आप तो खामखा ही परेशान होते थे कि वह बाहर जाकर बदल जाएगा। वो आज भी हमें उतना ही प्यार करता है। कितना अच्छा होता कि आप भी मेरे साथ होते और हम दोनों मिलकर बुढ़ापे में अमेरिका की सैर करते। रमा देवी अपना सामान फटाफट पैक करके सोचने लगती है, आज तो मैं हवाई जहाज़ में बैठूंगी और देखूंगी कि इतनी ऊंचाई से दुनिया कैसी दिखती है। वह मन ही मन कभी भगवान का शुक्रिया अदा करती तो कभी अपने बेटे को आशीर्वाद देती। फ़्लाइट पकड़कर गांव से अमेरिका पहुंची। रमा देवी ने अपने बहू बेटे के घर के दरवाजे की घंटी बजाई और सामने बहू को खड़ा देखकर फूले नहीं समा रही थी कि तभी बहू बोली, मम्मी जी अच्छा हुआ आ गई। चलो अब आप आ गए हैं तो फटाफट से काम पर लग जाइए और देख लीजिए किचन में क्या क्या है और कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि अगले महीने में डिलीवरी होने वाली है और आप सब चीज़ें जान लेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। रमा देवी आश्चर्य में पड़ गई थी। अभी तो बहू के घर में कदम रखा भी नहीं, हाथ मुँह भी नहीं धुले, स्नान भी नहीं किया और जो हुक्म चलाने लगी कि काम पर लग जाओ। मुझसे यह भी नहीं पूछा कैसी हो, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं, एक कप चाय भी नहीं पूछा और कह रही है काम पर लग जाओ। मुझे गांव से विदेश सिर्फ काम करवाने के लिए बुलाया है क्या? अरे कैसी बहू है, इसे कुछ भी अकल नहीं है। रमा जी बहू से तो कुछ नहीं बोली और तुरंत हाथ मुंह धोकर किचन में लग गई और सबके लिए खाना बनाया। जल्दी जल्दी में उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो पूरी और आलू की सब्ज़ी बनाकर ले आई और अपनी बहू को खाने को देती है। तो बहू खाना जैसे ही देखती है तो कहती है, माँ जी आपको अकल नहीं है क्या? इतना घी वाला खाना खाऊंगी तो मेरे होने वाले बच्चे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या आपको इतना भी? ओहो माँ जी, मैं तो भूल ही गई, आप गांव से आई हो। गांव के लोगों को तो कोई अक्ल नाम की चीज़ ही नहीं होती, बस तला खाना खाने में ही आगे होते हैं, कोई हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। बहू मुझे तो तुमने बताया नहीं कि मैं क्या बनाऊं। रमा देवी रोती हुई सब खाना उठाने लगी। माँ जी जाओ, कुछ ढंग का खाना बना कर लाओ। देखो वहाँ पर सारी वेजिटेबल्स पड़ी हैं, सबको उबालकर सूप बनाकर ले आओ। मैं सुबह सुबह सूप जूस ही पीती हूँ और ये खाना तुम खा लेना, फेंकना नहीं, क्योंकि खाना बर्बाद होगा तो पैसे भी मेरे ही जाएंगे। रमा जी को घर में एक दिन भी नहीं हुआ और बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे समय करवट लेता गया और रमा जी इसे अपना नसीब मान बैठी, क्योंकि उन्हें लगा गांव में रहेंगी भी तो किसके पास, क्योंकि उनके पति तो उनको अकेला छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। बेटे की पढ़ लिख कर भी विदेश में अच्छी नौकरी लग गई तो शादी करके वहीं बस गया। एक दिन रमा देवी बैठकर हॉल में टीवी देख रही थी। हालांकि विदेश में ज़्यादा इंडियन चैनल तो आते नहीं थे, लेकिन एक इंडियन चैनल था जो उन्हें बहुत पसंद था। वह उसे ही देखकर अपना मन बहला देती थी, क्योंकि बेटे बहू तो बस अपने ही लाइफ में मस्त रहते थे, उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था। तभी वह जानबूझकर अपने पति विनय के सामने झाड़ू उठाते हुए हॉल में लगाने लगी तो विनय बोला, डार्लिंग तुम क्या कर रही हो? तुमको डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, इसीलिए तो मैं माँ को गांव से यहाँ लाया हूँ ताकि वह तुम्हारा ध्यान रखे, और तुम झाड़ू लगा रही हो। बैठो सोफे पर और आराम से काजू किशमिश खाओ। माँ तुम काम पर लग जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है और तुम उससे झाड़ू लगवा रही हो। वह झाड़ू नहीं लगाएगी,
झाड़ू आपको लगाना पड़ेगा। रमा देवी अपने बेटे का मुंह ताकती रह गई कि बीवी का दर्द दिखाई देता है और मैं थोड़ा सा बैठी तो इसको बर्दाश्त नहीं होता। बीवी के सामने यह मुझ पर हुक्म चला रहा है कि मैं झाड़ू लगा लूँ। कभी हमने भी तो गांव में अपने सास ससुर की सेवा की, पर कभी भी मोहन जी मुझसे नहीं बोले कि मेरी माँ से काम करवाओ और तुम आराम करो। वह मन ही मन सोचने लगती है, वाह रे बेटा, विदेश के आया, विदेश की आबो हवा लग गई, उसी के रंग में ढल गया, अपने संस्कार सभ्यता सब को बेच खाया। ऐसे ही दिन बीत गए और बहू के डिलीवरी का समय आ गया। आज रमा देवी बहुत खुश थी। उनके घर पर नन्ही सी परी ने जन्म लिया है। वह अपने दिन को याद करने लगी जब मेरा बेटा हुआ था, तो कितनी बधाई दे रहे थे, लड्डू बंटवा रहे थे कि रमा देवी मोहन जी के घर बेटे ने जन्म लिया है और आज मेरा बेटा भी बाप बन गया। सच कहते हैं लोग, समय बीतते देर नहीं लगती। रमा देवी बेटे से बोलती है, बेटा बधाई हो, तू भी बाप बन गया है, अब तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई, और बहू को आशीर्वाद देती हैं। बहू को तो बस बहाना मिल गया। अपने बेटी की देखभाल करने का थोड़ा बहुत जो पहले हाथ चलाती थी, अब वह भी जी चुराने लगी। घर का सारा काम रमा देवी पर आ गया, पर रमा देवी अपनी पोती को देखकर बड़ी खुशी से सारा काम कर दिया करती, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती थी। बहू भी खूब फ़ायदा उठाती, उनसे कोई काम ही नहीं करती। सुबह चाय नाश्ता होने के बाद विनय माँ के कमरे में गया। माँ से कुछ बोलता उससे पहले रमा देवी ही बोल पड़ी, बेटा अब मैं किसी काम की नहीं रही, तो ऐसा कर, मुझे भारत ही छोड़ दे, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। चल मुझे डॉक्टर को दिखा दे, मेरा इलाज भी करा दे, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों रहता है। तभी निशा पीछे से बड़बड़ाती हुई आई, माँ जी क्या पैसे पेट में उगते हैं? अरे बुढ़ापे में कुछ ना कुछ तो शरीर में लगा ही रहता है, थोड़ा अदरक वाली चाय पी लो, शरीर के सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। क्यों इतने पैसे बर्बाद करने? पैसे की बात आई तो विनय भी अपना मुंह खोलने लगा। माँ आपको क्या लगता है, क्या भारत जाने का टिकट सस्ता होता है? क्या मुझे गड़ा हुआ धन मिला है? अरे आपसे महंगे तो टिकट हो गए हैं, टिकट के दाम भी कहाँ जा रहे हैं। मुझे भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। एक छोटा बच्चा है, खर्च बढ़ गए हैं, और आपको अपनी पड़ी रहती है। अपने बेटे बहू की इस नीति की बातें सुनकर रमा देवी की आंखें भर आई और वो खुद को बड़ा लाचार समझ रही थी। उनकी आत्मा दुखी रही थी। वह भारत छोड़कर विदेश क्यों आई? उन्हें लगा बहू तो पराई है, पर बेटा तो अपना ही खून है, वह इतना मुझे कैसे बोल सकता है? क्या हुआ, मेरा प्यार ममता सब कुछ भूल गया? रमा देवी ने कहा, बेटा ऐसा कौन सा खजाना मैंने तुमसे मांग लिया कि तू इतना जला भुना बैठा है? विनय बोला, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गई थी, जो मैं तुम्हारे जैसी मुसीबत को अपने सर पर उठाकर ले आया। इतना सुनकर रमा देवी का दिल बैठ गया और वह धम से ज़मीन पर गिर पड़ी और उस दिन को कोसने लगी जब उनका बेटा भारत आकर उन्हें विदेश ले गया। वह अतीत की यादों में खोती चली गई। जब उनके पति मोहन को अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तो बार बार अपने बेटे को आखिरी बार देखने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, पर बेटा था कि अपनी ही दुनिया में खोया था। उसके पिता मरे या जिए इस बात की कोई परवाह नहीं थी। बहू ने फ़ोन पर कहा, माँ जी अभी पिताजी को देखने आएंगे तो एक बार पहले देखने आना पड़ेगा और एक बार मरने के बाद। तो इससे अच्छा है कि जब पिताजी भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब विनय आ जाएंगे। इतना पैसा कहाँ है हमारे पास? बहू की बातें सुनकर तो रमा देवी स्तब्ध रह गई। ऐसे भी कोई मुंह पर बोलता है क्या? हफ्ते भर बाद मोहन जी बेटे की याद में तड़पते तड़पते परलोक सिधार गए। बेटा तो अकेले आया, बहू तो फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं आई। बेटा पिताजी का अंतिम संस्कार करके दूसरे दिन ही जाने लगा तो रिश्तेदार बोले,
यह तेहरामी तो हो जाने दो, तब जाना। बेटा विनय बोला, अब जो होना था वह हो गया, होने को कौन टाल सकता है। अगर मैं रुक जाऊंगा तो क्या पिताजी वापस आ जाएंगे। विनय की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सारे रिश्तेदार हैरान थे कि बेटा अपना पिता के लिए यह कैसे बोल सकता है। विनय ने कहा, अगर आप लोग को यहाँ रहने का शौक़ है तो रहिए, पर मुझे तो अब जाना है क्योंकि मेरा भी काम धंधा है। इतना सुनकर बहुत से रिश्तेदार तो चले गए, लेकिन बस उनके पीछे एक नौकरानी रह गई। उसके बाद रमा देवी की दुनिया जैसे वीरान सी हो गई। हर समय उनको अकेलापन अखरता रहता। मोहन जी की बातें याद आती, वह मोहन जी की तस्वीर से बातें करती। कोई किसी के साथ नहीं देता जी, हमारा बेटा भी अब हमारा नहीं रहा, वह अपनी पत्नी का हो गया है। आपके जाने के बाद यह खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। इतना कहते कहते रमा देवी सिसक सिसक कर रोने लगी। तब उनकी नौकरानी मालती ने उन्हें संभाला। अम्मा जी, अगर आप ऐसे ही दिल छोटा करेंगे, इतना रोएंगे, तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। अब किसके लिए जीना है। अम्मा जी, आप बहुत देर से कुछ खाए नहीं हैं, चलिए मैं आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मालती, अन्न का एक दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाएगा। वह मालती से कहने लगी, हम कितने खुश थे जब हमारा बेटा भारत में पढ़कर आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया और वहीं पर अच्छी नौकरी करने लगा। बाद में अपनी पसंद की लड़की से शादी करके वहीं सेटल हो गया। हमसे पूछा तक नहीं और इजाज़त भी नहीं ली इस लड़की से शादी करे या नहीं। फिर भी हम पति पत्नी बड़ा दिल रख कर उसे माफ़ कर दिए। जब उसके पिताजी गुजरे तो बेटे ने न जाने कितना बहाना बनाया कि मेरी मीटिंग है, मैं क्रियाक्रम करने नहीं आ सकता। फिर मैंने कितनी मिन्नतें की, तब जाकर वह अमेरिका से भारत आया और अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। ऐसी पढ़ाई किस काम की जो बच्चे माँ बाप को ही भूल जाएं। रोती रोती उनकी आंखें भर आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन रमा जी ने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ, तू वापस भारत आ जा और यहीं कुछ काम धंधा शुरू कर ले, मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ, हमारा आना नामुमकिन है। माँ, तेरी बहू को इंडिया का रहन सहन नहीं अच्छा लगता और वहाँ तो गांव में लाइट भी नहीं रहती, बेचारी घुट घुट के नहीं जी पाएगी। माँ, मुझे भी वहाँ का रहन सहन नहीं पसंद है। बहू विदेश में पली बढ़ी है, उसे क्या पसंद आएगा। उसे वहाँ की बोलचाल अच्छा लगता है, न पहनावा। रमा जी समझ गई कि बेटे को विदेशी रंग चढ़ गया है, वह तो बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। अब वह मेरा बेटा नहीं रहा, इसलिए उन्होंने उससे बातचीत करना, फ़ोन करना सब बंद कर दिया और अपनी उदास ज़िंदगी को जीने लगी। ऐसे ही दिन कटने लगे और एक दिन वह अपने गांव की पड़ोसन, जो उनकी अच्छी खासी सहेली थी, उनके घर अपना दुख बांटने को बैठी थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी तो रमा जी की सहेली ने दरवाज़ा खोला तो सामने विनय को खड़ा देखकर वह चौंक गई। विनय बेटा, तू यहाँ? विनय का नाम सुनते ही रमा जी भी चौंक गए और अपने सारे शिकवे गिले भूलकर बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तू आ गया। देख, मैं जानती थी तू ज़रूर आएगा मुझे लेने। देख कमला, मैं ना कहती थी मेरा बेटा ज़रूर आएगा, पर तू कहती थी नहीं, विदेश गया तो पराया हो गया। आजकल के बच्चों का भरोसा नहीं है, पर मेरा बेटा कितना अच्छा है। देख कमला, यह सब कहते हुए एक बच्चे की तरह रमा जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे खूब आशीर्वाद देने लगी। विनय बोला, माँ, मैं तुझे लेने आया हूँ और हमें जल्द से जल्द चलना होगा, पर उससे पहले अपने घर की ज़मीन जायदाद को बेच देता हूँ कि मुझे यहाँ बार बार आना ना पड़े। और पता है, तू दादी बनने वाली है। तेरी बहू ने तो तुझे ज़रूर से बुलाया है कि बच्चों के समय में दादी का होना कितना ज़रूरी है, और तेरा पोता पोती के संग खेल में दिन कब बीत जाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा। रमा जी यह सुनकर तो बोली, क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? बेटा, तुझे पहले बताना चाहिए, मैं अपनी बहू के लिए कुछ देसी लड्डू बनाकर ले चलती। जब वह लड्डू खाते तो बच्चा हष्ट पुष्ट होता। माँ, अभी लड्डू छोड़ो और जल्दी से सामान पैक करना शुरू करो।
और मैं घर बेचने की इंतज़ाम करता हूँ। सब फाइनल करके चलेंगे। कमला जी यह सब सुन रही थी। उन्होंने सारी बातें सुनकर रमा जी को दूसरे कमरे में बुलाया और बोली, ये क्या कर रही है रमा? तू तो बिल्कुल ही भोली है। देख, अभी इतनी हड़बड़ी में ज़मीन जायदाद बेचने की जल्दी मत कर। और आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। तू फ़िलहाल के लिए ऐसा मत कर। कमला जी के पति गोपाल जी भी सारी बात सुन चुके थे। उन्होंने भी राय दी कि रमा देवी, मैं तो खुद प्रॉपर्टी डीलर हूँ और जब कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो मैं तुम्हें बताऊँगा। रमा देवी को उनकी बातें ठीक लगी और वह भी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस घर से उनके पति की यादें जुड़ी थी और वह अपना घर छोड़कर भी नहीं जाना चाहती थी। पर उन्होंने अपनी नौकरानी मालती की देख-रेख में, जो कि उनकी बहुत वफादार थी, अपना घर छोड़कर अपने बेटे विनय के साथ अमेरिका चली गई। अब हालत ये हो गई, अपनी ज़िंदगी के साथ उन्हें समझौता करना पड़ा। विदेश में अपने बेटे बहू के साथ मन महसूस कर रहना पड़ रहा है। दिन रात बहू उन पर अत्याचार करते, कभी खाने को भी नहीं पूछती। पूरा दिन बहू उनको कोसती रहती, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के। हमारी छाती पर यहाँ मूंग दल रही है बुढ़िया। बुढ़ा तो खुद चला गया और बीमार बुढ़िया को मेरे सिर पर मढ़कर चला गया। कुछ दिन बाद उनकी बहू निशा ने कहा, अम्मा जी चलिए, मैं आपको डॉक्टर को दिखा देती हूँ, आप थोड़ा कमज़ोर भी लग रही है। बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर रमा देवी को थोड़ा अजीब लगा, पर उनका जाना भी मजबूरी था। वह उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। बेटा विनय भी उनके साथ बैठकर चला गया। माँ जी, अभी 12 बज रहे हैं और डॉक्टर का बैठने का समय 1 बजे का है। हमारे पास 1 घंटे का समय है, तब तक हम लोग जूस पी लेते हैं। यह लीजिए, जूस पी लीजिए माँ जी, ताकि आपको थोड़ी एनर्जी मिल जाए। बहू का यह रूप उन्हें थोड़ा खटक रहा था। जूस पीते ही रमा देवी बेहोश हो गई और निशा और विनय ने गाड़ी से धीरे से उतारकर एक पार्क में छोड़कर चले गए। पार्क में एक बेंच पर वह बेहोश पड़ी थी। तभी वहाँ एक गार्ड ने उन्हें उठाया। इवनिंग, इट्स टाइम टू क्लोज द गार्डन। जैसे उस माली ने उन्हें देश में झकझोरा, वह उठ गई, पर उसके बाद ना समझ पाए क्योंकि अंग्रेजी में बोला था। रमा देवी तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अपने बेटी बहू को आसपास ना देखकर वह रोने लगी। निशा विनय कहकर इधर उधर पार्क में भाग रही थी, पर वह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वह सोचने लगी, मैं तो गाड़ी में बैठकर जूस पी रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? अंग्रेजी का उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था और किसके साथ अपना दुखड़ा रोते, और लोग उनको रोता देखते तो बस देखते ही रह जाते और कोई रुककर समझाने की कोशिश नहीं करता। ना उसे हिंदी समझ आती और ना उसके पास पैसे भी थे। अगर वह किसी से मोबाइल लेकर अपने बेटे को फ़ोन करती तो कैसे करती? उन्हें तो अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी उन्हें देखना पड़ेगा। अब बहू की सच्चाई समझ गई। क्यों आज बहुत सुबह से ही उनसे मीठा मीठा बोल रही थी। उन्हें तो सुबह ही शंका हो गया था, पर इतना नीच हरकत बहू उसके साथ करेगी, इसकी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। रोते रोते उस पार्क से निकल गई। रात हो रही थी और रास्ते में उन्हें एक मंदिर दिखा। उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंदिर से तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ने लगी। रात के अंधेरे में उन्हें सामने से आने वाली गाड़ी साफ नज़र नहीं आ रही थी और वह उस गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी पर झट से ब्रेक लगा दी, नहीं तो कोई अनहोनी हो सकती थी। एक भला आदमी उस गाड़ी से नीचे उतरा और देखा उनकी गाड़ी के नीचे एक बूढ़ी औरत आकर बेहोश हो गई है। तो उन्हें वह अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर आई और होश आने पर बूढ़ी अम्मा को खाना पानी दिया और बोला, अम्मा जी, व्हाट आर यू डूइंग एट नाइट ऑन द रोड? बूढ़ी अम्मा कुछ न बोल पाए तो आदमी समझ गया अम्मा जी को अंग्रेजी नहीं समझ आती, तो उसने हिंदी में कहा,
क्योंकि उसे हिंदी का टूटा फूटा ज्ञान था। आप रात को सड़क पर क्या कर रहे थे? आपका नाम क्या है? रमा देवी बोली, मेरा नाम रमा है। और आपका? मेरा नाम मार्क है। आप मेरी गाड़ी के नीचे आकर बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। आप घबराइए मत, आप मुझे अपना पूरा किस्सा बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा। अनजान देश में अम्मा जी किसी की हमदर्दी पाकर रोने लगी। न जाने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। बेटा ठीक है अम्मा, कूल कूल, पहले आप कुछ खा लीजिए, आप बहुत कमज़ोर लग रही हैं। खाना खाने के बाद मार्क ने उनसे उनकी हालत का कारण पूछा। अभी भी रमा जी रोई जा रही थी। बाद में उन्हें दिलासा दिया। तब रमा देवी ने रो रो कर अपनी सारी आपबीती उससे कह डाली। मार्क ने जब उनकी बातें सुन रहा था तो उसकी भी आंख भर आई कि बेटे बहू ऐसा घिनौना काम करते हैं। मार्क बोला, धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर। वह भी अंदर से टूट चुका था। उसने तुरंत पुलिस को खबर दे दी और पुलिस माँ के घर पहुँची। पुलिस बोली, माँ जी बुरा मत मानना, ऐसे केस में हमारे पास आते रहते हैं। लोग अपनी माँ को विदेश लाते हैं, उनसे काम करवाते हैं और जब वह बीमार हो जाती है उनका शरीर जवाब दे जाता है, दवाइयों पर खर्चा करना पड़ता है, तो उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर उन्हें छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकालकर ऐसे ही फेंक देते हैं। पुलिस की बातें सुनकर रमा देवी भौचक्की रह गई। वह अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अगले दिन पुलिस रमा देवी को ले गई। वह उस अनजान जगह पर पहुंची जहां पर उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ा था और साथ में मार्क भी उनके साथ गया हुआ था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की और उन्होंने देखा वह सड़क के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरा खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू उनके जूस में कोई दवाई मिलाकर पिला दिया और बेहोश होने के बाद उनके बेटे ने धक्के मारकर गाड़ी से उतारा और पार्क में ले जाकर छोड़ दिया। जब कैमरे में रमा देवी ने यह सीन देखा तो वह सन्न रह गई। क्या बेटा यह दिन दिखाने के लिए लोग पैदा करते हैं? एक मेरा बेटा है और एक मेरे भाई भाभी के भी बेटे बहू हैं। वे जो ऑफिस भी संभालती हैं और घर का काम भी और बच्चे भी। उनके सास तो बिस्तर पर पड़ी रहती है, उनकी भी सेवा करती हैं, कभी मुंह नहीं बनाती, अपने कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। और एक मेरी बहू है जो मुझसे मीठा बोलने के लिए भी इतनी अकड़ दिखाती है। मेरी किस्मत में ऐसी औलाद दिखी थी। अपने आप को समझाते हुए वह इन सब से बाहर निकल आती हैं और पुलिस ने तो उनके बेटे बहू का पता लगा लिया था। मार्क भी उनके बेटे को देखकर चौंक गया था। पुलिस ने उनके बेटे का पता तो लगा लिया था, पर रमा देवी अब अपने बेटे का शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उनकी शक्ल से भी घृणा होने लगी और उन्होंने अपने बेटे के पास ना जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस से कहा कि मुझे भारत जाना है और अपनी सहेली कमला के घर का फ़ोन लगाया, लेकिन उनकी उस सहेली का फ़ोन अनरीचेबल बता रहा था। थक हार कर उन्होंने अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया और अपनी नौकरानी मालती को फ़ोन लगाया। मालती ने एक बार में ही फ़ोन उठा लिया। हेलो मालती, बेटी कैसी हो? मैं रमा देवी। अम्मा जी आप कैसी हैं? और आपने इतने दिनों के बाद मुझे फ़ोन किया, कितने साल हो गए आपको देखे, आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? मालती के मुंह से इतनी हमदर्दी सुनकर रमा देवी की आंखें भर आई और उन्होंने मालती से रुंधे गले में सारी बातें कह डाली और अपनी सहेली कमला से टिकट के पैसे लेने के लिए कहा और बोला, अपने बेटे को भेज दे, मैं उसके साथ भारत आना चाहती हूँ। मालती ने कहा, ठीक है अम्मा जी, आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटे को तुरंत भेजती हूँ। फ़ोन रखकर मालती बड़ी परेशान हो गई। मालकिन की बातें सुनकर मालती परेशान हो गई। क्या बेटे बहू इतने स्वार्थी होते हैं जो अपने माँ बाप को उनके दुख तकलीफ़ में अकेले छोड़ देते हैं? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। मालती ने अपने बेटे की मदद से टिकट के पैसे का इंतज़ाम किया और जल्दी से जल्दी वह अपने बेटे को रमा देवी को अमेरिका से लाने के लिए भेज देती है।
रिंकू अमेरिका पहुंच गया और रमा देवी मार्क का धन्यवाद करती है कि बेटा तुमने सगे बेटे से भी ज़्यादा साथ दिया। मेरा उसे धन्यवाद करके अपने घर वापस लौट आती है। भारत पहुंचकर रमा देवी अपनी नौकरानी मालती के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद वह अपनी सहेली कमला के घर पहुंची तो उन्हें बहुत झटका लगा, क्योंकि कमला देवी और गोपाल जी कब का प्रलोक सुधार चुके थे। कार एक्सीडेंट में दोनों काल के गाल में समा गए थे। यह जानकर और दुखी हो गई। उन्हें लगा जब कमला और गोपाल जी दोनों की दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो मालती ने टिकट के लिए पैसे के लिए किससे मदद मांगी होगी। रमा देवी मालती से पूछने लगी। रास्ते में मालती ने बताया, मालकिन आपने उस समय मेरी बहुत मदद की थी जब मेरा शराबी पति मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया करता था और मेरा एक छोटा बच्चा था। अगर आप मेरा हाथ ना थामते तो आज मेरा बच्चा जिंदा ना होता। आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अगर मैं जान भी दे दूं तो भी वह कम है। मैंने अपना घर गिरवी रख कर आपका टिकट के पैसे का इंतज़ाम किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपनी मालकिन के काम आ सकी। रमा देवी ने मालती को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरे धीरे रमा देवी और कमज़ोर होती जा रही थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह बिस्तर पर पड़ गई थी। बिस्तर भी वह गंदा कर देती थी, पर मालती कभी भी जिद नहीं करती। उनकी दिन रात सेवा करती। उसकी सेवा से रमा देवी बहुत खुश थी। बुढ़ापे के अंतिम दौर में रमा देवी ने वकील को अपने घर बुलाकर अपनी ज़मीन जायदाद का वसीयत बनवाया। फिर उनके प्राण शरीर से छूट चुके थे। उनके बेटे तक यह खबर पहुंचाई गई कि रमा देवी इस दुनिया में नहीं रही। विनय यह सुनकर दौड़े दौड़े घर आया कि चलो बुढ़िया चली गई, उसकी प्रॉपर्टी तो मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी से उसको निकाल दिया गया था। और विनय और निशा के तो खाने के लाले पड़े थे। माँ की वसीयत मिलेगी तो फिर से अपना घर गृहस्थी बना बसा लेंगे, गांव में ही रहकर अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इधर तो खेल सारा पलट गया था। रमा देवी की चिता जलने से पहले ही वकील ने वसीयत पढ़ना शुरू किया और कहा, मैं रमा देवी अपने होशो हवास में अपना घर अपनी नौकरानी मालती के नाम करवाती हूँ और खेत ज़मीन जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मालती का है। मेरे बेटे को मैं अपनी चिता जलाने का हक भी उससे छीनती हूँ। मालती का बेटा ही इसके योग्य है। अपनी माँ की वसीयत पढ़कर तो बेटा बहू के सीने में तो सांप लौट गए, क्योंकि मार्क कोई और नहीं उसकी कंपनी का बॉस था। जब सीसीटीवी कैमरा में मार्क ने विनय को देखा था तो अपने एम्प्लॉयज़ को पहचान गया था और ऑफिस पहुंचते ही उसको अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था। इधर विनय दोनों तरह से मुश्किलों में घिर गया था। बेटे बहू पछता रहे थे कि काश वे अपनी माँ के साथ ऐसा ना करते तो उनके हाथ ज़मीन जायदाद होती। दोस्तों, क्या रमा देवी ने सही किया अपनी वसीयत नौकरानी को देकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।